Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. Welcome back to my YouTube channel. This is Dr. Abid Sargani. फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फीटल एनामलीज. बिफोर दिस वी हैव डिस्कस अबाउट द concept as death and the incidences or the disorders during the gestation or the pregnancy period. So आज हम डिस्कस करेंगे various fetal anomalies. So let's discuss that what are the common fetal anomalies and what are their basic causes and how to identify the problem. Here is the list of the fetal anomalies. Number 1 is achondroplasia or the short-limbed dwarf offspring, and second one is anasarca, third one is conjoint fetus, muscular hypertrophy or the double muscling at the neck region mostly. Pyrosomus lumbus is the short fetal spinal cord that terminates on the thoracic region, and last one is schistosomus reflexus. So let's discuss one by one in detail. Number 1 is achondroplasia, in which is defined that there is a short limb dwarf offspring. तो इसमें क्या होता है कि जो ओस्टियोकोंड्रोसाइट्स होते हैं वो उसमें डिस्प्लेसिया हो जाती है, जिसकी वजह से जो है लिम्स की जो है इतनी हाइट जो कि नॉर्मल होनी चाहिए वो नहीं हो सकती. तो इट लीड्स टू अ कंडीशन कॉल्ड dwarfism. So you may see in this picture, this one is normal size, but in case of the achondroplasia there is size is reduced than the normal. It is to be identified that there may be the 20% decrease in height of the animal than the normal in case of the achondroplasia. What are the possible causes of this achondroplasia? There may be the mutation of fibroblast growth factor receptor gene. This is the gene which is responsible for the growth of the fibroblasts, which are responsible for the growth of the bones and cartilages. Other causes may be kidney or the heart diseases at the early age or at the fetus level. Pituitary failure. There may be the hormonal imbalances which cause the stunted growth in the newborn babies, and nutritional deficiencies may also participate in case of the achondroplasia. Second one is anasarca. Anasarca means there is the generalized edematous fetal skin and subcutis during pregnancy of the fetus. इसको हम जो है वाटर बेबी या फिर वलरस बेबी भी कहते हैं. In which fetus becomes twice in size than the normal, with necessitating the C-section. जिसका अल्टीमेट जो सॉल्यूशन है वो नॉर्मल जो है डिस्टोकिया हो जाती है और फिर जो है नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, तो उसमें एनिमल्स की सी सेक्शन करना लाजिम हो जाती है एनासर्का में. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फीटस की जो साइज़ है ये एक ब्लॉटेड हो गया है और इसमें एडिमेटस फ्लूइड जो है वो विजुअल ऑर्गन्स में या फिर सबक्यूटेनस टिश्यूज़ में अक्यूमुलेट हो जाता है. तो इसकी साइज़ जो है नॉर्मल एडिमेटस हो जाता है, तो इसको हम वाटर बेबी इसलिए कहते हैं कि इसमें मोस्टली जो है वाटर कंटेंट ज़्यादा हो जाता है इंटरनली ऑर्गन्स में. अब इसके जो काजेज़ पढ़ेंगे तो काजेज़ इसके मतलब फ्लूइड की जो है ड्रेनेज या फिर पुलिंग होती है टुवर्ड्स द फीटस. उसकी वजूहत क्या हो सकती हैं? इम्पेयर्ड लिम्फेटिक ड्रेनेज, जो कि फीटस और मदर के बीच में जो ड्रेनेज सिस्टम होता है, ठीक है, उसमें जो है लिम्फेटिक सिस्टम अगर इम्पेयर्ड हो जाए या फिर कैपिलरी परमिएबिलिटी इम्पेयर्ड हो जाए या फिर कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक और ऑनकोटिक प्रेशर्स की बढ़ जाने की वजह से भी जो है पुलिंग आउट होती है फ्लूइड की टुवर्ड्स द फीटस. और तीसरा आ जाता है फिर कॉन्जॉइंट फीटस, डायप्रोपियस एंड डाइसेफलस. ठीक है, ये एक कंडीशन है जो कि फील्ड कंडीशन में मोस्टली पाई जाती है, बल्कि रेयरली पाई जाती है. तो इसमें क्या होता है कि दो फीटसेस होते हैं, उसमें जो है प्रॉपरली क्लीवेज नहीं हो सकती, तो फीटस जो है अटैच हो जाते हैं. उसमें वेरियस कंडीशंस डेवलप हो सकती हैं. उसमें एक ही एनिमल में जो है दो हेड्स हो सकते हैं, या फिर दो एनिमल्स हों तो उनका एक हेड हो सकता है. तो ये वेरियस कंडीशंस हैं. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाईएस्ट इंसिडेंस जो होता है ये केस जो है
काउज में पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बेबी जब काफ बॉर्न होती है तो वो 6 लेग्स होती है, कभी कभी जो है 8 लेग्स होती हैं उस फीटस में। ये आप देख सकते हैं 8 लेगड फाउल की बर्थ हुई है, ठीक है। यहाँ पर हेड एक ही है, लेकिन इसकी जो फीटस की जो लेग्स हैं वो मतलब कि 8 हैं, और 6 हैं, ठीक है। तो वेरियस कंडीशंस जो है डेवलप हो सकती हैं। यहाँ पर 8 नहीं है बल्कि 6 हैं। उसके बाद है मस्क्यूलर हाइपरट्रॉफी आर दी डबल मसलिंग, जो कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान जो है होती है। ये मोस्टली मायोस्टेटिन प्रोटीन की वजह से जो है कंडीशन डेवलप होती है। मायोस्टेटिन प्रोटीन जो है एक प्रोटीन होती है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है इसकी मस्कुलर ग्रोथ के लिए, ठीक है। ये क्या करती है, मायोस्टेटिन, स्टेटिन का मतलब है कि ग्रोथ को स्टॉप कर देती है, मस्कुलर प्रोटीन्स वगैरह इतनी डिपोजिशन नहीं होने देती। जब ये एब्सेंट हो जाती है तो मस्कुलर हाइपरट्रॉफी की वजह से वेरियस मसल्स जो है वो ग्रो करना ज़्यादा हो जाती है। तो इसमें जो है कंडीशन में जो आउटकम निकलता है वो ये निकलता है कि फीटस की ग्रोथ जो है वो ज़्यादा हो जाती है और उसमें जो है डिस्ट्रोफिया होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। ये लाजमी नहीं है कि मस्कुलर हाइपरट्रॉफी या फिर डबल मसलिंग जो है एट द एम्ब्रियोनिक लेवल हो। ये जो है पोस्ट नेटल यानी कि बर्थिंग के बाद भी हो सकती है। उसमें रिजल्ट जो है हाइपरट्रॉफी या फिर हाइपरप्लेशिया की वजह से जो है मसल्स ऑफ द नेक एंड स्केलेटल मसल्स मोस्टली जो है डबल इन साइज हो जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पिक्चरल जो है अंडरस्टैंडिंग है। ये मोस्टली बीफ कैटल में जो है प्रोटीन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसमें ग्रोथ इसमें जो है इसको इनहिबिट किया जाता है ताकि वो उनकी जो या फिर जो ब्रीड्स हैं उनमें ये वेरी लिटिल अमाउंट में पाई जाती है, तो उसमें जो ग्रोथ जो है मसल्स की मस्कुलर ग्रोथ जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद आ जाती है पिरोसोमस एलम्बिस। पिरोसोमस एलम्बिस जो है ये एक फीटल एनामली है जिसके जो करेक्टराइज होती है शॉर्ट इन फीटल स्पाइनल कॉर्ड दैट टर्मिनेट्स ऑन दी थोरेसिक रीजन। तो इसमें स्पाइनल कॉर्ड होता है वो सिर्फ और सिर्फ थोरेसिक रीजन तक महदूद हो जाता है, उसके बाद जो है डिसकंटिन्यू हो जाता है। तो जिसमें जो लास्ट मतलब ये हाइंड लिम्स होते हैं या फिर जो हाइंड पार्ट होता है लंबोसेक्रल रीजन से नीचे जो है वो जो है काम करना मतलब कि कनेक्शन नहीं होता उसका स्पाइनल कॉर्ड के साथ और फिर अल्टीमेटली ब्रेन के साथ, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंडर कंट्रोल नहीं होता। तो पिरोसोमस एलम्बस इज़ अ रेयर कंजेनिटल कंडीशन which is characterized by the malformations localized mainly at the lumbosacral column। अब पिरोसोमस एलम्बिस जो है इसको ये पहले तो कंजेनिटल एनाटॉमी है, उसके बाद ये पार्शियली और कंप्लीट एजिनेसिस ऑफ द लंबर सैक्रल एंड कॉक्सिजल वर्टिब्री। तो इसमें जो है जो वर्टिब्रीज होती हैं वो मतलब कि पार्शियली डेवलप होती है या फिर इनकम्प्लीट होती हैं, ठीक है, या फिर उनकी जो एजिनेसिस का मतलब होता है कि फार्मेशन का ना होना, ठीक है, विदाउट फार्मेशन। तो वहाँ पर जो है फार्मेशन नहीं होती तो स्पाइनल कार्ड जो है डिसकंटिन्यू हो जाता है हाइंड लिम्ब से। तो प्राइमरी एबनॉर्मलिटी जो है इज़ अ हाइपोप्लेशिया और द एप्लेशिया ऑफ स्पाइनल कॉर्ड ऑफ फीटस व्हिच एंड्स इन थोरेसिक रीजन। तो थोरेसिक रीजन पर जो स्पाइनल कॉर्ड की एंड होती है तो वहाँ पर हाइपोप्लेशिया की वजह से जो है उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती, या फिर एप्लेशिया मीन्स के देयर इज नो मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सेल्स। क्रोमोसोमल म्यूटेशन इन द होम्योबैक्स जीन फैमिली ड्यूरिंग द एम्ब्रियोजेनेसिस, तो ये क्रोमोसोमल म्यूटेशन भी की वजह से भी हो सकती है। फीटल इन्फेक्शन विथ बोवाइन वायरल डायरिया वायरस may contribute to the pyrosomus elumbis, and estimating the time of cessation of normal development of the calf may give clues to whether the anomaly has genetic or the environmental basis. Possible genetic etiology of the pyrosomus elumbis in cattle remain unreported। तो जेनेटिकली इसका जो कॉजेटिव एजेंट अभी तक जो है वो नहीं फाइंड किया गया। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है डिसकंटिन्यूड या फिर डिफॉर्म्ड हो जाते हैं, मेल फॉर्म्ड लुम्बोसेक्रल जो वर्टिब्रीज हैं वहाँ से। और ये जो आउटकम आपको नज़र आ रहा होगा कि ये इसकी हाइंड लिम्ब जो है वो पैरालाइज्ड है, वो काम नहीं कर रही क्योंकि वहाँ पर जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है कम्प्लीटली डिसकनेक्टेड है, उसकी पेरिफेरल नर्व्स जो हैं लास्ट एंड तक नहीं जा रही। उसके बाद आ जाता है फिर शास्टोसोमस रिफ्लेक्सस। शास्टोसोमस रिफ्लेक्सस क्या है? दिस इज अ फेटल कंजेनिटल anomaly that is characterized by the defect fusion that results in the abdominal and sometimes thoracic viscera exposure। exposure
of the internal inside out of the organs is called schistosomus. Ventral curvature of the spine and curved chest walls as lateral. This is called reflexus. इसलिए इसका नाम जो है schistosomus reflexus रखा गया है. अब इसमें जो डिफाइनिंग फीचर्स हैं वो क्या है कि इट इंक्लूड्स दी स्पाइनल इन्वर्जन, स्पाइनल कार्ड की इन्वर्जन हो जाना, एक्सपोयर ऑफ द एब्डोमिनल विजरा बिकॉज ऑफ फिशर ऑफ द वेंट्रल एब्डोमिनल वॉल. वेंट्रल एब्डोमिनल वॉल की जो है वो मतलब कि फिशर का मतलब है कि वहाँ पर जो है एक कट हो जाना या फिर वो रप्चर हो जाना, तो उसकी वजह से एब्डोमिनल विजरा का बाहर आ जाना. लिम्फ एंकोलाइसिस एंड positioning of the limbs adjacent to the skull and lung and diaphragm hypoplasia. These are the defining features of the schistosomus reflexus. And while variable components, ये मतलब कि variable का मतलब ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं. इसमें scoliosis आ जाता है, cleft sternum, exposure of the thoracic viscera and abnormalities of the digestive and urogenital systems. तो ये इसमें associated हो सकते हैं. ये आप देख सकते हैं कि जब फीटस बॉर्न होता है तो उसके जो कम्प्लीटली विजरल आर्गन्स हैं वो एक्सपोज हो जाते हैं. ठीक है, तो इनसाइड आउट भी इस कंडीशन को कहा जाता है. ये आप देख सकते हैं पिक्चर्स में. उसके बाद काजेज ऑफ दी schistosomus रिफ्लेक्सस क्या हो सकते हैं. इसके काजेज जो है एब्डोमिनल प्रेशर जब इंक्रीज हो जाता है तब ये कंडीशन जो है डेवलप हो जाती है. मोस्टली ये भी कहा जाता है कि जब आर्गन प्रोलेप्स होते हैं, मसलन वेजिनल प्रोलेप्स, रेक्टल प्रोलेप्स या फिर यूट्राइन प्रोलेप्स वाइल प्रेगनेंसी, तो इसमें जो है प्रेशर की वजह से जो वाल्स हैं, एब्डोमिनल वाल्स हैं या फिर यूरोजेनिटल वाल्स होती हैं वो रप्चर हो जाती हैं, तो उसमें जो विजरल आर्गन्स का जो है एक्सपोजर हो जाता है. फैटी काउज आर मोर प्रोन टू द schistosomus रिफ्लेक्सस. तो इसमें जो फैटी काउज होती हैं उनमें हाई प्रेशर होने की वजह से जो है वो मोर प्रोन्टो यानी कि ससेप्टिबल ज़्यादा होती हैं. थैंक यू वेरी मच. आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था. अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय वीडियोज़.